नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी में चुनावी बिगुल बजने में भले ही अभी करीब 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन सियासी दल अभी से अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी के बाद अब मायावती भी चुनावी रण में उतर रही हैं अपनी एक खास रणनीति के साथ। आज इसी से शुरुआत हो रही है। जी हां, इसकी शुरुआत मायावती करने जा रही हैं। तो बड़ी खबर यही है कि यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए मायावती अब ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं। आज अयोध्या से इसका आगाज होगा, इस सम्मेलन की शुरुआत होगी और सतीश चंद्र मिश्र को अगुवाई के लिए सम्मेलन में पूरी कमान उनको सौंपी गई है, उनको शामिल किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह आयोजित किया जाएगा ब्राह्मण सम्मेलन। पहले चरण में 23 यानी कि आज से 29 जुलाई तक बीएसपी का यह सम्मेलन चलेगा। हालांकि विवाद के बाद इस सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्धजन सम्मान विचार गोष्ठी रखा गया है, क्योंकि इस पर विवाद हुआ था। और इधर मायावती जिस तरीके से रणनीति बना रही है, तो इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदली है। अखिलेश यादव लोहिया वाहिनी की तर्ज पर अब बाबा साहेब वाहिनी बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं योगी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में पिछड़े जाति को मौका दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा ओवैसी और राजभर की जुगलबंदी भी प्रदेश में जाति समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। साफ है कि यूपी में इस बार के चुनाव में जाति पर जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी और यह पहला मौका नहीं है। हर बार जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां और जाति समीकरण जो है साधने में लग जाती हैं और 6 महीने पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे और मेरे दो खास सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जुड़ गए हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही खास मेहमान अनिला सिंह बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और सतीश प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, बीएसपी लीडर हैं। डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन। साथ ही एक और खास मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आज की चर्चा अहम होने वाली है। लेकिन सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आती हूं। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की सियासत जाति आधार पर जीत हार तय होती आई है और 6 महीने पहले इसी की तैयारी पार्टियों ने कर दी है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि जाति समीकरण साधे बिना कोई सत्ता तक पहुंचा हो। राजीव, बिल्कुल विपनेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है और जिसने भी विजयी चुनावी पताका जो कहते हैं फहराया है, उसके पीछे जाति का अंक गणित ही हमेशा काम आया है, समीकरण काम आया। अगर आप मायावती को देखें तो 2012 के बाद जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, 14 के लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली, 17 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें उनको मिली, जो अब तक की सबसे कम सीटें हैं पिछले 2 दशक में। और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद वो 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो अगर ग्राफ देखें तो 2019 में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा था, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उन्होंने समझौता तोड़ दिया था। अब बात करते हैं ब्राह्मण सम्मेलन की। नाम चाहे कुछ भी दिया जाए, मायावती ये प्रयोग 2007 में भी कर चुकी हैं, जब वो चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तब पहले आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी का जातीय समीकरण था, ब्राह्मण दलित मुस्लिम गठजोड़, ये बहुत कारगर है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से या वोट प्रतिशत के लिहाज से। मायावती ने इस फार्मूले पर 2007 में बहुत शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि बाद के वर्षों में उनसे ये वोट छिटक से गए थे। अदर बैकवर्ड क्लासेस के वोट भी उनके पास थे जो छिटक गए थे बुरी तरह से 2014, 17, 19 में बीजेपी के पाले में। अब मायावती अपने जो पुराने वोट बैंक है उसमें सेध लगाने के लिए पहली कोशिश उन्होंने ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए की है। उनके पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा चेहरा, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जो ब्राह्मणों में सबसे बड़ा चेहरा है, वो उनका नाम सतीश चंद्र मिश्रा है और वो बीएसपी के पास है। मायावती समय समय पर उनका उपयोग करती रहती हैं। आपको मालूम है कुछ ही दिन पहले उनको पूरे मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। महामंत्री वो हैं ही, सबसे ताकतवर बीएसपी में नंबर 2 की हैसियत में पिछले 15 सालों से तो है ही। और अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड है कि मायावती का कोई करीबी हो और इतना इस ताकतवर पोजीशन में उस पार्टी में बना रह जाए। ये जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है और इसकी शुरुआत अगर अयोध्या से की जा रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम लोगों को पता होगा कि अयोध्या से लेकर देवरिया तक
ब्राह्मणों का जो दबदबा है इस इलाके में, वहां के विधायक भी, अगर उसकी बगल वाली सीट का आप देखेंगे एमपी भी बीएसपी के है, तो ये पूरा ब्राह्मण बेल्ट के तौर पे जाना जाता है। और यही वो इलाका है जिधर से योगी आदित्यनाथ आते हैं। और कहा यह जाता है कि उस इलाके में बीएसपी ने पहले भी अच्छा किया है, तो जानबूझ करके इस इलाके में शुरू किया है। और पहले पूर्वांचल में पूर्वांचल और इधर अवध के कुछ इलाके में मायावती की ये रणनीति है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का 20% के पास वोट जो है लगातार, सीटें चाहे जितनी आई हो, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से 20% वोट मायावती का इंटैक्ट रहा है। तो 6 महीने पहले उनकी शुरुआत है। मुझे ये लगता है कि मायावती जो 19 सीटें पिछली बार आई थी, उससे अब आगे बढ़ने के लिए अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। मैं लौट रही हूं और अशोक भी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। अशोक, क्या वजह रही? देखिए, जिस तरीके से मायावती की रणनीति है, सतीश चंद्र मिश्र को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दी है ब्राह्मण सम्मेलन की, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो सामने बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, चुनौती देने की पूरी तैयारी है। लेकिन अचानक से ये नाम कैसे बदल दिया गया? नाम बदलकर प्रबुद्धजन सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया गया इस कार्यक्रम का नाम। अशोक, देखिए, दरअसल नाम बदलने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कोर्ट का यह ऑर्डर है कि उत्तर प्रदेश में जातीय सम्मेलन नहीं करेगी कोई भी राजनीतिक पार्टी। इस बाबत आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसमें भी जातीय सम्मेलनों का एक दौर उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा था। और उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह ऑर्डर पास किया गया था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल कोई भी जातीय सम्मेलन आयोजित नहीं करेगी। उसी के मद्देनजर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने पहले इसको ब्राह्मण सम्मेलन कराने का एक ऐलान किया था। खुद मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में बाकायदा, और उसके बाद इस बात का ऐलान किया गया था। लेकिन कल देर रात सतीश चंद्र मिश्रा के कैंप ऑफिस की तरफ से जो जानकारी दी गई, उसमें यह कहा गया कि दरअसल इस आयोजन का नाम ब्राह्मण सम्मेलन नहीं बल्कि प्रबुद्ध जन वर्ग विचार गोष्ठी है, जिसका आयोजन आज अयोध्या से किया जा रहा है। दूसरी सबसे अहम बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि 2007 का जो पैटर्न, यानी कि 2007 में जो बड़ा प्रयोग मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया था, उसी प्रयोग को एक बार फिर दोहराने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और वो भी उस वक्त जब मायावती की तमाम सारे सिपहसालार उनकी पार्टी में मौजूद नहीं है। विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा, चाहे उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष जो रहे हों, ऐसे तमाम सारे नेताओं को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इस वक्त अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो मायावती के अलावा अगर कोई बड़ा नेता पार्टी के भीतर मौजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा हैं। तो फिलहाल उनकी अगुवाई में आज से प्रबुद्ध जन विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और पार्टी सोर्सेज का यह कहना है कि अभी आने वाले समय में कई और सारे इस तरह के सम्मेलन होंगे, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों को जोड़ने की कवायद की जाएगी। एक बात आपको और बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की अगर दृष्टिकोण से आप बात करें, तो इस समय बीजेपी सरकार सत्ता में मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ कटाक्ष करती हुई नजर आती है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे अहम रणनीति यही हो रही है कि सबसे पहले तो बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को पेश किया जाए, ताकि पब्लिक में यह मैसेज जा सके कि बीजेपी से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वही संबंधित दल राजनीतिक मैदान में उनके सामने है। तो मायावती फिलहाल आज से जातीय सम्मेलनों की, यूं कहें कि प्रबुद्ध जन विचार वर्ग गोष्ठी का आयोजन आज अयोध्या से किया जा रहा है। और जो बात अभी राजीव रंजन जी ने कही कि अयोध्या से ही इसका आगाज क्यों किया जा रहा है, अयोध्या हिंदुत्व की राजनीति की एक बड़ी धरा रही है, वहां से बहुत सारे सियासी संकेत भी निकलते हैं। और जो बेल्ट जिसका जिक्र अभी राजीव रंजन जी ने किया कि अयोध्या, अंबेडकर नगर या इलाहाबाद, ये पूरी जो एक बेल्ट है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में ब्राह्मण वर्ग मौजूद हैं। और अंबेडकर नगर खासतौर पर उसके आसपास के इलाके, उसको बीएसपी शुरुआती दौर से अपना गढ़ मानती है। आप देखिए कि जब अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें तमाम सारी सीटें बीएसपी हार गई। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वहां से शुरुआत करना, ब्राह्मण वोट बैंक को साधना है। चर्चा की भी शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। हम बात कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, इस बात की पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि लोगों में यह मैसेज जाए। आज नवजोत सिंह सिद्धू की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू आज कार्यभार संभालने जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब भवन पहुंचे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब भवन पहुंच चुके हैं। ताजपोशी की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू आज कार्यभार संभालने जा रहे हैं। उनके साथ 4 और कार्यकारी अध्यक्ष होंगे जो कार्यभार संभालेंगे। कैप्टन को भी न्योता दिया गया है, जो तकरीबन जानकारी मिल रही है कि कैप्टन भी तमाम नाराजगी को छोड़कर स्वीकार होंगे। बहुत बड़ा एक बदलाव पंजाब दे विच महसूस हो रहा वा। नवजोत सिंह सिद्धू एक साडे बहुत करिश्मैटिक ते बहुत पॉपुलर लीडर ने। मेरे बड़े सत्कारयोग ने, मेरी हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरी मदद भी की है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत मैच्योर्ड, बहुत दूरअंदेश, एक बहुत तजर्बेकार आगू ने।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂग्रेस ਕੇਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ। ठीक है, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब भवन पहुंचे हैं और कौन कौन पहुंचा है और क्या तैयारी कितनी देरी और है ताजपोशी में? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू अब से थोड़ी देर पहले ही पंजाब भवन पहुंच गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार वेरका हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज का दिन कांग्रेस के लिए सब अच्छा है या बुरा है? भैया, मैंने पहले भी कहा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, पंजाब के लोग और पूरी कांग्रेस हमारे संग। लेकिन आपने तो शक्ति प्रदर्शन अमृतसर में कर दिया। अरे मेरे भाई, आप जो भी चैलेंज दोगे हम कबूल करेंगे। आपने चैलेंज के रूप में हमें कहा था कि क्या कांग्रेस इकट्ठी होगी, हमने कहा रहेगी। आपने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में रहेंगे कि जाएंगे, हमने वो भी चैलेंज मान लिया। आपने फिर कह दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको माफ़ करेंगे, नहीं करेंगे, हमने वो भी चैलेंज मान लिया। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भैया, हम सब ने ये फैसला किया है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, और नई कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से मिलकर नई कहानी लिखी जाएगी? किस तरह से जो दूरियां थी वो कम अब दूरियां मिट गई। पंजाबी में कहते हैं ना कि रूहां टपियां जूहां ते दिलां दे हो गए मेले, सारे मुक गए चमेले। अब मंत्री बन रहे हो आप? अरे भैया, मंत्री का कांग्रेस कटी हो गई, ये कहो। ये थे डॉक्टर राजकुमार वेरका, जो बता रहे थे कि इस समय काफी खुश दिखाई दे रहे थे कि कांग्रेस इकट्ठी हो गई है, लेकिन बेशक मतभेद दूर कर लिए गए हैं, लेकिन जो मनभेद थे वो अब देखने वाली बात होगी कि जो मनभेद कितने दिनों के बाद दूर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ओके विशाल, देखना होगा कि दिल की दूरियां जो हैं कितनी दूर होंगी, क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। इस फ्रेम में चाय पार्टी जो कैप्टन की तरफ से बुलाई गई थी, उसमें पंजाब भवन में सिद्धू पहुंचे, उसमें शामिल होने के लिए तस्वीरें उसी दौरान की मौजूद है। ताजपोशी है आज सिद्धू की, नजर रहेगी हमारी, लेकिन चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य देश का, और वहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी की ओर से। और सबसे पहले आपके पास आ रही हूं सतीश प्रकाश जी। नाम भले ही बदल दिया है, लेकिन जिस तरीके से आप शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या से, सीधा मकसद साफ तौर पर समझ आ रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की अभी से आपकी कोशिश। देखिए, इसको ब्राह्मण वोट बैंक से जोड़ के गलत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का आयोग है, और निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उसका आगाज भी उत्तर प्रदेश की धरती से होगा। अब हम नागपुर से तो जाके करेंगे नहीं ये चुनाव, क्योंकि अयोध्या भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और वहां पे अगर एक वर्ग विशेष अगर वो चाहते हैं कि वो चुनाव जो है ये इसका आगाज अयोध्या से हो, तो इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, इसमें एक वर्ग की बात मत कीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के 4.5 साल में आप अगर देखेंगे, एक वर्ग विशेष को छोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता जिस उम्मीद के साथ उन्होंने बीजेपी को अपना बहुमत दिया था, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार, उसमें फेल है। चाहे आप महामारी के काल में देखेंगे, रोजगार के काम में देखेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर देखेंगे, सड़क और बिजली सड़क व्यवस्था को करके देखेंगे। जितने वायदे के साथ योगी जी उत्तर प्रदेश में ने सरकार बनाई थी, उन वायदों पे योगी जी नहीं खरे उतरे, और आज चुनाव का मौका है, और इसी मौके के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता को सवाल उठाने का राइट है। उत्तर प्रदेश की जनता आज नहीं पूछेगी तो फिर कब पूछेगी? आप मुझे बताइए ना भाई। 2017 में आपने तमाम वादे किए थे, आपने कहा था कि हम अपराध खत्म कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो पाया, बल्कि बीजेपी अपराध युक्त हो गई है। आज उत्तर प्रदेश का कोई भी अपराधी हो, उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना कहीं ना कहीं बीजेपी है। तो इन हालात में जब सरकार के संरक्षण में अपराधियों को संरक्षण मिल गया हो, ऐसी स्थिति में अपराध खत्म नहीं हो सकता। आप लूट, बलात्कार, ये हत्या, और इसको वर्ग विशेष से मत जोड़िए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 4.5 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी की उत्तर प्रदेश में दुर्गति हुई है, तो ब्राह्मण समाज को इस तरीके से दोगला व्यवहार किया, राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज को कमजोर करने के लिए और एक वर्ग विशेष को आगे बढ़ाने के लिए।
योगी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी चर्चा आज चुनाव से पहले लोग करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि यही मौका है। 2017 के बाद में 4.5 साल तक आपने किस तरह की पॉलिटिक्स की? आपने पोलराइजेशन कर दिया, आप मुद्दों से भटकते रहे, है ना। आप महामारी काल में 14 मेडिकल कॉलेज है जो बहुजन समाज पार्टी ने बनाए, उन्हीं 14 मेडिकल कॉलेज में कोरोना के पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ। यही व्यवस्था है। हमने तमाम मेडिकल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए। 4.5 लाख नियुक्तियां हमने की है अपने कार्यकाल में, सिर्फ विज्ञापन नहीं निकाले। क्या वजह रही भी सत्ता से बाहर हो गए? 2019 में कोई बात बनी नहीं और उसके बाद 2017 में बात बनी नहीं। ये प्रयोग 2007 में भी आपने किया, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।